हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक तो पार्टीशन फंक्शन जिसको विभाजन फलन बोलते थे, और एक है समवितरण फलन प्रायिकता वितरण फलन जिसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते थे। वो दोनों ही जो फंक्शन पढ़े थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो जो उनके वैल्यूज आए थे वो ये था कि एक तो था z जिसको बोलते हैं विभाजन फलन पार्टीशन फंक्शन, वो जो था वो तो होता था समेशन ऑफ e टू पावर माइनस बीटा ई आई। ये तो क्या था, बोल्ट्जमान फंक्शन बोलते हैं इसको, e टू पावर माइनस बीटा ई। तो ये बोल्ट्जमान फैक्टर है, बोल्ट्जमान गुणक तो बोल्ट्जमान फैक्टर्स का सम है, ये एडिशन, सबका योग करेंगे तो ये जो z मिलता है ये होता है विभाजन फलन। और दूसरा प्रायिकता वितरण फलन जिसको बोलते हैं पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसको लिखते हैं e टू पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन ऑफ दिस वन, मतलब z। ये दोनों चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट किए थे, ठीक है। ये दोनों चीजें अब इनका यूज करते हुए हम लोग काफी सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो कि एक सिस्टम है, जैसे एक पानी का बोतल है, इस सिस्टम, इस निकाय की मुझे माध्य ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, इसकी मीन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी, तो इनकी माध्य ऊर्जा निकालनी है। मान लो इसकी मीन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसका प्रेशर कैलकुलेट करना है, इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, जिसको H से लिखते हैं। एंथैल्पी क्या होता है आगे बताऊंगा अभी। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इस तरीके से और भी चीजें मुझे अगर कैलकुलेट करनी है, तो एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों की हेल्प लूंगा, और इनकी हेल्प से हम लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में से पूछता है कि पार्टीशन फंक्शन क्या है, व्हाट इज, या ऐसे बोलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, वितरण फलन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसकी हेल्प से एंट्रोपी कैलकुलेट करो और माध्य ऊर्जा, मीन एनर्जी और एंट्रोपी कैलकुलेट करो। ऐसे तो पहले तो आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा, फिर ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इस टाइप की ये बहुत सारी चीजें अभी मैं कैलकुलेट करके लाऊंगा, तो उनसे हम लोग एक एक चीजें कैलकुलेट करते रहेंगे इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मीन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, माध्य ऊर्जा, ठीक है। क्या करेंगे, माध्य ऊर्जा, मीन एनर्जी, माध्य ऊर्जा, मीन एनर्जी। अब देखो, लिखो इसका डेफिनेशन लिखो। माध्य ऊर्जा का मतलब क्या है, मीन एनर्जी का मतलब क्या, पर पार्टिकल कितनी एनर्जी होगी, प्रति अणु कितनी ऊर्जा है। तो लिख लो, किसी निकाय में प्रति अणु ऊर्जा की मात्रा को, किसी निकाय की प्रति अणु ऊर्जा की मात्रा को, किसी निकाय की प्रति अणु ऊर्जा की मात्रा को, किसी निकाय की प्रति अणु ऊर्जा की मात्रा को माध्य ऊर्जा कहते हैं, माध्य ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी पर पार्टिकल इज नोन एज मीन एनर्जी, द एनर्जी पर पार्टिकल इज नोन एज मीन एनर्जी। ये होता है ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या सांख्यिकी जो फिजिक्स है, उसके अंदर हम लोग अगर बात करें, तो उसके अंदर हम लोग अगर मीन एनर्जी के बारे में बात करें, माध्य ऊर्जा के बारे में, तो वो जो है वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स मान लो, या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बोल लो, सांख्यिकी भौतिकी या सांख्यिकी गणित जो होता है, उसके अंदर अगर हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो प्रायिकता वितरण जो होता है, प्रायिकता उस पर डिपेंड करता है। तो इसका जो मीन एनर्जी है उसका फॉर्मूला स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के हिसाब से, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के हिसाब से इस तरीके से दिया जाता है। माध्य ऊर्जा ई बार लिख रहा हूं मैं इसको, मीन एनर्जी, इसका फंक्शन ऐसे होता है समेशन ऑफ ई आई इंटू पी आई, समेशन ऑफ ई आई इंटू पी आई, इसका ये फॉर्मूला होता है। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग होता है, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं एनर्जी से, तो वो मीन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये मेथड होता है, ठीक है। अब देखो इसका यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। पी आई प्रायिकता वितरण फलन होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, ये पी आई इज दिस वन, है ना, तो ये मैं वहां पे लिख दूंगा, सिंस प्रायिकता वितरण फलन
प्रायिकता वितरण फलन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी आई इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड। ये है, यही होता है। इस चीज को मैं यहां पे लिख दूं तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से देखिए, बाई 1 एंड 2 क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपने को। ई बार इक्वल टू समेशन ऑफ ई आई इंटू ई टू पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड, यही है। क्लियर है ना ये? अब देखो ये आ गया अपने पास में। इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं। किस तरीके से? चलो जो भी है, ये हो गया समेशन ऑफ ई आई इंटू ई टू पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड। ठीक है, अब ये जो है इसको इक्वेशन नंबर लिख दो कुछ 3। z जो होता है, z विभाजन फलन है ना, पार्टीशन फंक्शन। सिंस विभाजन फलन, पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं z को, पार्टीशन फंक्शन z जो होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ ई टू पावर माइनस बीटा ई आई, ये होता है ना। अगर z का बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, मतलब बीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ई आई कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर ई आई के रेस्पेक्ट में बात करूं तो बीटा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो मैं ई आई बीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू बीटा, इसका अवकलन कर रहा हूं बीटा के रेस्पेक्ट में। इसका बीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन किया तो क्या आया, डी जेड बाई डी बीटा इक्वल टू समेशन, इसका डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का तो ई टू पावर माइनस बीटा ई आई, और इस पावर का क्या आएगा, बीटा का डिफरेंशिएशन हो रहा तो ई आई कॉन्स्टेंट है तो ई आई आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और माइनस के साथ में आएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये देखो डी जेड बाई डी बीटा, माइनस बाहर ले लिया, समेशन ई आई इंटू ई टू पावर माइनस बीटा ई आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर में देखो, ये इक्वेशन नंबर 4 में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऊपर है यहाँ पे देखो। इसका मतलब है कि ये माइनस साइन इधर लगा दूं तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 से मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं डी जेड बाई डी बीटा लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से देखो, बाई 3 एंड 4 पॉज करके आप कॉपी करते रहना, जहां पे भी मौका मिले पॉज करके कॉपी कर लिया करो। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से बात कर रहा हूं, बाई 3 एंड 4 क्या मिला मुझे, ई बार इक्वल टू, ये मिला समेशन, इसको लिख सकता हूँ डी जेड बाई डी बीटा और माइनस में आएगा। दूसरी चीज जो नीचे है, नीचे तो जेड है, ऊपर वाला तो लिख दिया, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस के साथ आ जाएगा और जेड नीचे आ जाएगा, ये आ गया 1 बाई जेड। ठीक है, क्लियर है ना ये? चलो ये मिल गया मुझे, औसत ऊर्जा मिल गई, एवरेज एनर्जी मिल गया। क्लियर? चलो इतनी बात मुझे समझ आती है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस डी एल एन जेड बाई डी बीटा। अगर मैं एल एन जेड का अवकलन करूं, एल एन जेड का डिफरेंशिएशन करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एल एन जेड का होगा 1 अपॉन जेड और फिर जेड का होगा, पहले तो एल एन का होगा तो 1 अपॉन जेड, फिर डी जेड बाई डी बीटा, तो यही आ जाएगा ये वापस। इसका मतलब है कि इसको मैं ऐसे फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अरे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस ये मिल रहा है, देख लो। इसका मतलब है कि इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल करेक्ट है। तो एक फॉर्म तो ये मिल गया, इसका एक रूप तो ये मिल गया। दूसरा फॉर्म कैलकुलेट करें हम लोग, एक फॉर्म ये मिल गया, इसको थोड़ा सा मैं, ये एक एवरेज एनर्जी है ना, इसी का एक दूसरा फॉर्म और कैलकुलेट करके लाऊंगा। ये क्या है, एवरेज एनर्जी है, औसत ऊर्जा है।
या माध्य ऊर्जा बोल लो इसको, मास एवरेज या मीन या औसत माध्य, कुछ भी बोल लो इसको। ये एक पार्टिकल का एनर्जी हो गया। अगर n पार्टिकल हो तो यदि कुल कणों की संख्या n है, यदि कुल कणों की संख्या n है, if total number of particles, if total number of particles, if total number of particles are equal to n, अगर n के इक्वल है तो टोटल एनर्जी जो आएगी, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसको मैं लिख रहा हूं U से, n इंटू ई बार। एवरेज एनर्जी को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो, कणों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। तो U जो आएगा n इंटू ई बार, तो माइनस n d बाई डी बीटा, और ये है ln z। ये मिल गया अपने को। ये क्या आ गई, कुल ऊर्जा आ गई। एक फॉर्म तो ये मिल गया, एक रूप तो ये मिल गया। दूसरा फॉर्म और कैलकुलेट करता हूं मैं। देखो इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ लिख दो। अभी कोई इक्वेशन नंबर आया है क्या? इक्वेशन नंबर 4 तक आ गया है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूं, समीकरण नंबर 5। ठीक है, आगे बात करें, आगे बात करते हैं। इसी का एक दूसरा फॉर्म और कैलकुलेट करते हैं। दूसरा फॉर्म देखो, सिंस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/kT होता है। होता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, इधर डिफरेंशिएशन डी बीटा, इधर के तो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। टी का हो जाएगा, ये तो के तो कांस्टेंट, टी का हो जाएगा -1/t² इंटू डी टी। अरे ऐसा ही है ना। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं है तो मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, टी के सापेक्ष अवकलन, तो टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी बीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू, टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका आएगा -1/kT²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी बीटा इज इक्वल्स टू टी, डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, डी टी अपॉन kT²। कर सकते हो ना। तो यही तो चीज़ है ये, मतलब बीटा का कर दिया और टी का कर दिया, डी टी आ गया, सिंपल। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड शो करता है। ये ऐसे लिख दो, है ना। तो डी बीटा को मैं टी के टर्म्स में लेके आ रहा हूँ और कुछ नहीं। ये है इक्वेशन नंबर 6। तो बाई इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, बाई 5 एंड 6 u इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, ये देखो ये जाएगा डी बीटा की जगह डी टी आ जाएगा, और kT² नीचे आएगा, ऐसा आएगा n d ln z अपॉन डी बीटा की जगह आएगा डी टी, और अपॉन kT² भी आएगा, kT² ऊपर चला जाएगा, तो kT² ऊपर चला जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये फाइनली मिला अपने को u, टोटल एनर्जी जो मिला n kT² और d ln z अपॉन डी टी। दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की टर्म्स में आया है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पे जो आया था वो बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा था। तो दोनों फॉर्मूले जहाँ पे आपको जरूरत पड़े ये भी काम में ले सकते हो, ये भी काम में ले सकते हो। दोनों फॉर्मूले आपको मिल गए, टोटल एनर्जी के, कुल ऊर्जा के दोनों फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, ये आ गई कुल एनर्जी। पहले अपने क्या कैलकुलेट किया, माध्य एनर्जी, माध्य ऊर्जा, एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये टॉपिक ऑलमोस्ट क्या, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट चीज कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या कैलकुलेट किया, पार्टीशन फंक्शन z और pi की हेल्प से हमने एक तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, एक माध्य एनर्जी, माध्य ऊर्जा, मीन एनर्जी, ये दो चीजें कैलकुलेट कर ली हमने। ठीक है, वैसे अपना टारगेट तो EI था, लेकिन EI की हेल्प से U और कैलकुलेट कर लिया। U की हेल्प से हम लोग बाकी की चीजें कैलकुलेट करेंगे। करें, चलो स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा की बात करता हूं मैं। ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी इसी की सहायता से विशिष्ट ऊष्मा और निकालेंगे, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। तो लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट।
CV की बात करूंगा इसमें भी। स्पेसिफिक हीट, देखो स्पेसिफिक हीट भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। स्पेसिफिक हीट को, विशिष्ट ऊष्मा को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। ये हम लोग यूनिट नंबर 2 में डिटेल में आएगा स्पेसिफिक हीट के बारे में। बट यहाँ पर जो बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की, वो CV की बात करेंगे। CV इज व्हाट? विशिष्ट ऊष्मा जब आयतन नियत हो, उस चीज को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो पहले तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन लिख लो आप, तो आपके दिमाग में रहे थोड़ा बहुत आइडिया क्या होता है। फिर ये पूरा डिटेल में तुम्हें सेकंड यूनिट में बताऊंगा। लिखो, इसका पहले डेफिनेशन लिख लो। किसी पदार्थ की एकांक मात्रा, किसी पदार्थ की एकांक मात्रा में एकांक ताप वृद्धि के लिए, एकांक मात्रा में एकांक ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, एकांक ताप वृद्धि के लिए, एकांक ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, एकांक ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इंग्लिश में लिख लो इसको। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट the required amount of heat to increase the temperature of unit amount of material by 1 degree और Celsius, by 1 degree और 1 Kelvin, ऐसे लिखो, by 1 डिग्री और 1 केल्विन। क्या है, देखो ऐसा है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूं। वैसे स्पेसिफिक हीट पढ़ना यहाँ पे टारगेट नहीं है, यहाँ पे टारगेट ये है कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला उसकी हेल्प से कैलकुलेट करें। इसलिए स्पेसिफिक हीट में मैं इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया बता देता हूँ। ये सेकेंड यूनिट में डिटेल में आएगा। ऐसा है कि जैसे मान लो कि आपके पास में कुछ मटेरियल है और आप उसको गर्म कर रहे हो, जैसे इसके अंदर पानी है ना। पानी को आप गर्म कर रहे हो, पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है मुझे, 1 डिग्री, और 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। मान लो मुझे 5 जूल हीट की जरूरत पड़ रही है, 5 जूल हीट की जरूरत है 1 लीटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने। मान लो इसका पहले टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किया मैंने 1 लीटर का, उसके लिए मुझे कितनी जूल की जरूरत पड़ी, 5 जूल की। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, 5 जूल। मतलब 1 लीटर का, या आप मोल में भी ले सकते हो, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने में, या डिग्री जरूरी नहीं, केल्विन में भी यूनिट ले सकते हो, पर 1 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। अमाउंट भी 1 होना चाहिए, 1 लीटर ले लो, 1 मोल ले लो, 1 ग्राम ले लो, 1 किलोग्राम ले लो, कुछ भी ले लो, बट 1 होना चाहिए। इधर भी चेंज भी कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। 1 डिग्री ले लो या 1 केल्विन। तो जितना हीट जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, उसको विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। जैसे होता है कि कोई चीज़ जल्दी गर्म हो जाती है, कोई चीज़ धीरे धीरे गर्म होती है, वो चीज़ डिपेंड करती है। तो वो स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है कि कौन जल्दी गर्म हो रहा है, कौन फास्ट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट किसकी ज़्यादा है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे स्पेसिफिक हीट जो है CV, हाँ, अब स्पेसिफिक हीट को तो C से ही लिखते हैं, लेकिन नियत आयतन पर, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होता है उसको लिख देते हैं CV। तो नियत आयतन पे
एक नियत दाब पे भी होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है, जिसको सीपी बोलते हैं। आपने कभी पढ़ा हो तो सीपी सीवी दो चीजें होती है। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको सीवी से लिखते हैं। ये आ जाएगा dq कितनी जरूरत पड़ी और dt, मतलब dq हीट की जरूरत पड़ी और टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ dt। टोटल टेम्परेचर में मान लो कितना 5 डिग्री का चेंज हो गया, और हीट कितनी दी मैंने 10 जूल, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 10/5 ऐसे आ जाएगा। मतलब टेम्परेचर में चेंज dt, हीट में कितना, हीट कितनी थी dq, तो dq/dt ये आ जाएगा अपना क्या cv। cv तो इस कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहा हूं ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आएगा तो यहां पे v लिख देते हैं cv, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, इसको 1 कर देता हूं। सिंस dq इज टू क्या होता है du प्लस dw, ऐसा होता है, या इसको ऐसे लिख लो pdv भी बोलते हैं, कार्य आता है ना, dw होता है ये वर्क डन, तो dq इज टू du प्लस pdv ऐसे भी होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम, उससे। अब dq को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर v कांस्टेंट है, अगर v नियत है, तो dv क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे आयतन कांस्टेंट है तो आयतन में परिवर्तन, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो dq क्या आ जाएगा, dq आ जाएगा आपका du के बराबर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2, तो ये वैल्यू वहां पे कर दो तो 1 और 2 से, बाई 1 और 2, बाई 1 और 2, cv इज इक्वल टू du/dt, इक्वेशन नंबर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्वेशन नंबर 3। वैसे तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये है, यहां से हमारे को चालू करना चाहिए था, क्योंकि अपने को तो स्पेसिफिक हीट तो ये पता ही है फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले में u का वैल्यू कैलकुलेट रखना है। u का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, u का वैल्यू कैलकुलेट किया था ना, ये यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग वहां पे रख सकते हैं, या तो ये इससे कर लो या इससे कर लो, ठीक है। आपकी जो सहूलियत हो, इससे भी कर सकते हैं हम लोग, इससे मैं इससे कर लेता हूँ स्पेसिफिक हीट का। तो देखो ये काम में लिया था -n/dlnz/del-β, मैं इससे कर लेता हूँ, इससे सिंपल रह जाएगा। तो इससे करें तो देखो क्या आएगा, करें देखो एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम ऑलमोस्ट साइज होने वाला है, नहीं अभी टाइम है अपने पास में। तो देखो सिंस u इज इक्वल्स टू क्या है -n/lnz/dlnz/dβ, ये होता है u। इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही तो करना है, या इसको यहाँ पे रख दो, एक ही बात है। तो बाई 3 और 4 बाई 3 और 4 बाई 3 और 4, देखो सी वी इज इक्वल्स टू d/dt है, u का जो वैल्यू है, u का वैल्यू ये रख दो, माइनस बाहर आ जाएगा n/dlnz/dβ, ठीक है। n तो बाहर आ जाएगा, n का तो कोई सेंस नहीं है, n का बाहर आ जाएगा, n आ गया बाहर, d/dt dlnz/dβ, ठीक है। देखो अपने को वो चीज पता है क्या, सिंस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/kt होता है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो डी बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/kt² इंटू dt, ये पहले भी किया अपन ने। मैं dt का वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना चाहता हूँ, जो dt है वो क्या आ जाएगा -kt² dβ। इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिख दो, पहले इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया था क्या, इसको इक्वेशन नंबर लिख दो 5, इसको कर दो 6। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 से देखो dt का वैल्यू, dt का रखूंगा तो बीटा की टर्म्स में आ जाएगा ये। तो बाई इक्वेशन 5 और 6, बाई 5 और 6 सी वी इक्वल्स टू -n
डी बाई डी टी, डी टी का वैल्यू ये करूँगा तो माइनस आएगा, माइनस के टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी बीटा आएगा यहाँ पे क्या आएगा, डी बीटा, के टी स्क्वायर को लिख देता हूँ डी बीटा, और अंदर है डी एल एन जेड अपॉन डी बीटा। ठीक है, ये है, क्लियर है। इसको सही से लिखो, सी वी इक्वल्स टू माई एन के टी स्क्वायर, ये आएगा डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टू एल एन जेड बाई डी बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिल गया सी वी का, स्पेसिफिक हीट का। ये किसी के दिमाग में यह आया कि u का वैल्यू यही क्यों लिया, टेम्परेचर वाला क्यों नहीं लिया। जैसे u के दो वैल्यू थे अपने पास में, ये बीटा वाले में भी था, ये टेम्परेचर वाले में भी था, मैंने ये यूज किया। किसी के दिमाग में हो कि ये यूज करना, ये भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे जो फॉर्मूला आएगा वो थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि वो अलग टर्म्स में आएगा, वो टेम्परेचर के टर्म्स में आएगा, वो बीटा के टर्म्स में। दोनों का फाइनल जो न्यूमेरिकल रिजल्ट निकलेगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन फॉर्म डिफरेंट आएगा। ये टेम्परेचर के टर्म्स में मिलेगा, वो बीटा के टर्म्स में मिलेगा। किसी को ये करना हो तो ये भी कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग ये इससे कर रहे हैं, इससे थोड़ा इजी पड़ रहा है, सिंपल मिल जाता है। ठीक है, ये मिल गया। ये क्या मिल गया, स्पेसिफिक हीट मिल गया, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। अब आगे कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी वगैरह, एंथैल्पी, ये ऐसे बाकी की और भी जो टर्म्स है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। ये यहाँ तक अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा आ गया है ये, क्लियर, ओके।